यह जो सरकार है जो पैर धोती है सफाई कर्मचारी का, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धोती है, और जब मौका मिलेगा तो इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचती है। अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया, और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे। जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप तमाम लोग आए हैं, यह असाधारण कार्यक्रम है, इस बात को याद रखिएगा। यह असाधारण कार्यक्रम इसलिए है कि हम लोग अपने छात्र जीवन से ही एक नारा लगाया करते थे, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आपकी जीवन की हर जरूरत की चीज अगर कोई बनाता है तो वो इस देश का मजदूर बनाता है, और जब तक मजदूर मजबूर बना रहेगा तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजदूर मजबूरी का नाम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई ये मुहावरा आपके सामने कहे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसको तुरंत कहिए, रे भाई मजबूरी का नाम गोडसे होगा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है। इस बात को याद रखना। और कुछ लोग आजकल गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता में समेट करके रख देना चाहते हैं। गांधी जी सिर्फ अपना संडास साफ नहीं करते थे, अपने मन को भी साफ करते थे, अपने विचारों को भी साफ करते थे। क्या इस देश में विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कर दिया जाए? क्या तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाए? प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी है, पता नहीं लिखी है कि लिखवाई है। उस किताब में लिखा हुआ है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मोदी जी बगल में ही घर है, आइए कल हम लोग गटर में उतरेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे थोड़ा सा। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को सम्मान से अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए आप उसको जबरदस्ती ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मजदूर इस देश के बुनियाद हैं, किसान इस देश के बुनियाद हैं, लेकिन खाली नारा लगाने से काम नहीं होगा। लेबर कानून नहीं होने के चलते, उनके पास यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होने के चलते लगातार उनके साथ शोषण किया जाता है। चाहे आप पीएफ की बात कर लीजिए, आप ईएसआई की बात कर लीजिए, आप उसमें ओवर टाइम की बात कर लीजिए। सरकार ने कानून बनाया है कि 8 घंटे के बाद कोई मजदूर अगर 1 मिनट काम करेगा तो उसको 2 मिनट का पैसा देना पड़ेगा। यह ओवर टाइम का कानून है। सरकार ने मिनिमम वेज का कानून बनाया है, और आप सब जानते हैं कि मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। कागज पे साइन करवा लेते हैं लेकिन मिनिमम वेज नहीं देते हैं। आप दिल्ली घूमिएगा, जितना मॉल है उसके सिक्योरिटी गार्ड से आप बात कीजिएगा और उसको पूछिएगा कि रे भाई कितना मिलता है, तो कहेगा 12,000। कितना पे साइन करते हो, तो 24,000 पे। पीएफ मिलता है? नहीं। ईएसआई मिलता है? नहीं। 4 छुट्टी मिलती है? नहीं। देश में जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं वो तुमको मिलती हैं? नहीं। ये हमारे आंख के सामने ये शोषण हो रहा है। मरता क्या ना करता। असंगठित क्षेत्र के मजदूर असंगठित हैं, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। और आप ये समझ लीजिए, यह जो सरकार है जो पैर धोती है सफाई कर्मचारी का, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धोती है, और जब मौका मिलेगा तो इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचती है। ये जो देश की संपत्ति की लूट है, इस लूट को हमको समझना पड़ेगा। लूटेंगे देश को। अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं। ये बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए। अक्सर लोग हमसे पूछता है कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में।
70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लेबर को लेकर के कानून बनाए, मिनिमम वेज के कानून को पास किया गया, 8 घंटे के कानून को लागू किया गया और यह कहा गया कि संगठित क्षेत्र को हम बचाएंगे। इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हम मनरेगा लेकर के आएंगे और इस देश के जो नागरिक हैं उनको यह पूछने का अधिकार है कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं? आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। हमको बताइए कि इस रोड में कितना का फंड आया है और कितना का घोटाला आप किए हैं। यह सूचना का अधिकार है। कहते हैं ना, थोड़ा सा गिला शिकवा क्या हुआ हमारे घर में कि पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। पड़ोसी ने मुकदमा बिठा दिया है। दिक्कत हो सकती है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देश की जनता से ये याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आपने बदले में आकर के एक ऐसे आदमी को बिठा दिया है जो बोला कि हम चौकीदार हैं। वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार नहीं है। इस जो है भ्रम में मत रहिए। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का। देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था? क्या आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? देश की सर्वोच्च संस्था में कोई बहस हुई थी? कोई मुझे बताए। जब देश इस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो 20,000 करोड़ का प्रधान सेवक का महल बनाना जरूरी है। वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिएगा, वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ता तो मूर्खता की तरह यह नहीं करना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि पीएचडी करके पकौड़ा तलिए। दोस्त का 20,000 करोड़ माफ करने से देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। दोस्त के खजाने से 20,000 करोड़ लीजिए और देश की आम जनता में उसको न्याय योजना के तहत बांटिए, तब देश की अर्थव्यवस्था बचेगी। यह बात हम लोगों को समझना होगा। बेईमानी गुरु, बेईमानी। देश के मजदूरों का अधिकार छीन लीजिए, देश के किसानों का अधिकार छीन लीजिए। फसल बेचने के नाम पर देश की कृषि आप अपने दोस्तों को हवाले कर देना चाहते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको, यह कौन सी बात है कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुंझुना बजाएंगे साहेब। जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी बीएसएनएल नहीं होगा, सरकारी एलआईसी नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको। क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा। ये कौन सी नीति है? ये देश को बेचने की नीति है। इसीलिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है। इस पॉलिसी को समझिए और इसकी सीधी मार अगर किसी के ऊपर पड़ने वाली है तो इस देश के गरीबों और मजदूरों के ऊपर पड़ने वाली है। और मैं आपको बोला कि आपके बीच में आकर के मुझे यह महसूस होता है कि मैं आपके घर का हूं,
आपका बच्चा हूं, आपका नमक खाया हूं, कदम से कदम मिला करके आपके साथ लड़ेंगे और शास्त्री जी और गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मजदूर